औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये रिएक्शंस ऑफ एल्कीनी कर रहे थे और कल की वीडियो में भी ये किया था। और इसमें ये है कि अब हमने इथीन की हाइड्रेशन करवानी है और इथीन की हेलोजिनेशन करवानी है और एल्कीन की हेलो हाइड्रेशन करवानी है और फिर हमने एल्कीन की एपॉक्सीडेशन करवानी है। तो ये दो चार और दो और रिएक्शन बनाएगी और ये पूरी की पूरी एल्कीन की यानी पूरा का पूरा 16 चैप्टर का उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे करवाते हैं कि अब इथीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करवाते हैं और इससे आपके पास बन जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है ये इथाइल O की जैसे ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पूरा सल्फाइड का ग्रुप OH तो ये वाई लग गया, ठीक है। ये हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में इसके साथ H2O आप मिलाते हैं। जब आप ये इन दोनों के नतीजे में ये बनता है C2H6SO4, ठीक, मतलब यूं कह सकते हैं कि C2H6SO4OH। जब ये बन जाता है तो इसके बाद आप इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को पानी के साथ जब आप बॉईल करेंगे तो फिर आपके पास एथानॉल बन जाएगा। ये बहुत कॉमन स्टेप है एथानॉल बनाने का। अगर पेपर में सवाल आता है विच इज द कॉमन पर्पस या कॉमन प्रिपरेटरी मेथड ऑफ एथानॉल फ्रॉम द इथीन, या यूं भी सवाल आ सकता है कि कन्वर्ट एन एल्कीन या एल्कीन इनटू अल्कोहल, या यूं भी सवाल आ सकता है कि कन्वर्ट इथीन इनटू एथानॉल। तो इथीन को एथानॉल में इस तरह कन्वर्ट करना है कि साथ में उसको हमने पहले H2SO4 के साथ कंसंट्रेट करवा के इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, उसके साथ बॉईल करवा के पानी के साथ इस एथानॉल बना लिया। तो ये देखिए इसे हाइड्रेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज एल्कीन के अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बाय एडिंग वाटर। ये वाटर है ना, इसको हमने इसके साथ ऐड किया और उसके बाद ये अल्कोहल बन गया, ये देखिए एथेनॉल अल्कोहल बन गया। अब है आगे हेलोजिनेशन। तो इसमें क्या होगा, एक इथीन लेनी है, हेलोजिनेशन में हमेशा हेलोजन एक ब्रोमाइड आ जाएगा। तो होगा ये कि एथीन और जो ब्रोमीन है वो आपस में मिक्स होंगे और टेट्राक्लोराइड 4 की मौजूदगी में काम होगा। तो वो एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा। जब ये दोनों को आपस में मिक्स होंगे तो वो रिएक्शन तेज होगी और उससे फिर होगा क्या, CH3Br इंटू CH2Br, ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगी। दो कार्बन तो इथ और ये इथीन इसलिए बन जाएगी क्योंकि ये 3 और 2 है, ठीक है। और आगे Br तो ये ब्रोमो बन जाएगी और ये कितने हैं, 2 है तो डाइब्रोमो, और एक यहाँ पे और एक वहां पे, तो 1,2 डाइब्रोमो इथीन ये पूरा नाम होगा। इस तरह से नेमिंग दे दी आपने इसको। और फिर उसके बाद अच्छा ये जो है ना ब्रोनियम आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ब्रोनोनियम आयन ऐसी आयन होती है जो कि साइक्लिक ब्रोमीन होती है इसी के साथ, मतलब वन ब्रोमो इथीन को अगर हम इसका अगर हेलाइड ओपन कर दें, हेलाइड की चेन यहाँ से मैं तोड़ दूं तो एक हेलाइड इस पे जाएगा और एक हेलाइड इधर जाएगा, ठीक है, Br2 की चेन अगर तोड़ दूं। लेकिन अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ तो होगा क्या कि इसके जो इथीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे हेलोजन को यानी ब्रोमीड को, और उससे ब्रोमीनियम आयन बन जाएगी और ये CH2 इंटू Br ये चीज बन जाएगी, इसे कहते हैं ब्रोनोनियम आयन, ठीक है। तो ये थी आपके पास हेलोजन। अगर इसको मैं तोड़ दूं तो ये अगेन क्या बन जाएगा, CH3Br इंटू CH2Br, ये अगेन क्या होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अच्छा एक है हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन में इथीन को हमने एक हेलोजन यानी ब्रोमाइड के साथ मिक्स करना है और पानी के साथ मिक्स करना है। जब ब्रोमाइड और पानी के साथ मिक्स करेंगे इसे कहते हैं हेलो हाइड्रेशन, ठीक है। और इसकी नतीज में हमारे पास बचेगी ब्रोमोहाइड्राइन आयन जो है ये Br(C2H4OH, यानी इसमें इथीन बीच में आ गई, ब्रोमीन पहले और OH बाद में, इसे कहते हैं ब्रोमोहाइड्रेन, ठीक है। आगे लास्ट स्टेप इसका ये है कि एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन में इथीन को आपने एक एसिटिक पर एसिड के साथ मिलाना है। पर एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, COOH की जगह आपने इधर एक और O डाल देना है, तो ये बन जाएगा C(OOH), इसे कहते हैं पर एसिड। ये एपॉक्साइड बनाएगा। एपॉक्साइड क्या बनी, मिथोक्स, ये यहाँ पे मैंने एपॉक्सी एथेन लिया क्योंकि ये O है ना, तो ये हो गया एपॉक्सी एथेन, 2 दफा ये एपॉक्स बना लिया इसने। ये ग्लूज वगैरह बनाने के इस्तेमाल होता है। और साथ में हमारे पास ये एसिटिक एसिड भी आ गया। तो पर एसिड के साथ जब इथीन रिएक्ट करेगा एपॉक्सीडेशन होगी, इथीन ब्रोमीन और पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हेलोहाइड्रेशन होगी और इथीन ब्रोमीन के साथ टेट्राक्लोराइड 4 की मौजूदगी में ब्रोमोनियम या फिर 1,2 डाइब्रोमोमिथेन बनाएगा, इथेन बनाएगा। और इथेन जब H2SO4 के साथ इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, उसको अगर हम पानी के साथ बॉईल करवाएंगे तो उससे क्या बन जाएगी, एल्कोहल यानी इथेनॉल बन जाएगी। और 2 रिएक्शंस हो रहे हैं आपके। अच्छा
तो ये आप देखिए जैसे आपके पास में ओजोनोलाइसिस है, ठीक है, ये ओजोनोलाइसिस क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, और ये कंजुगेशन एक अलग से टॉपिक है कि मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये ओजोनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने एक एल्कीन को ओजोन के साथ मिक्स करवा के ना एक अनस्टेबल कंपाउंड बनवाते हैं आप, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो इथीन होते हैं इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। जब डबल बॉन्ड इसके टूट जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, ये आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगी। जब ये एल्डिहाइड और कीटोन बन जाती है तो फिर उससे किस तरह बनती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा, पहले तो ये इथीन ना O3 के साथ मिलके एक मोनोजोइड बनाता है। मोनोजोइड क्योंकि अनस्टेबल होता है तो फिर ये आपके पास में मोनोजोइड क्योंकि अनस्टेबल होता है तो उससे एक स्टेबल ओजोनोइड बनाती है। ओजोनोइड स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी हाउस शेप होती है, उसका जो 1 2 3 4 5 कार्बन जो रिंग्स वाला स्ट्रक्चर है ये बहुत खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से जो है ये अनस्टेबल की, ये देखिए अनस्टेबल था, इससे ये इस तरह की शेप में आ गया, मतलब ये इसमें ओ ऊपर कर लिया, इस तरह से दो नीचे ओ कर लिए, तो ये जब ये इस शक्ल में आया तो ये ओजोनोइड बन गया। अब ये ओजोनोइड क्या करता है, पानी के साथ जिंक के साथ मिक्स करवा के ना ये बन जाते हैं आपके पास में मिथानॉल, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लो बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके साथ पेरोक्साइड भी निकलती है, याद रखना, ठीक है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ये आगे देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पेपर में आपके आ जाए, ठीक है। ये सवाल ओजोनोलाइसिस वाला। सेकंड सवाल है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में आने के चांस है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स ये होते हैं कि जब आपकी पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई बॉन्ड ना ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है लॉन्ग चेन बनने शुरू, जैसे पाई बॉन्ड ये है ना, ये टूटा ये बड़ी चेन बन गई, टूटा ये बड़ी चेन, ये टूटा ये बड़ी चेन, ये टूटा ये बड़ी चेन, तो इस तरह करते करते लंबी चेन बनती है, क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से ना ऐसे दो दो चेन, मतलब वो छोटा बना होता है, लेकिन इसको अगर खोलना शुरू कर दी तो बहुत लंबी चेनें बन जाएगी, इसे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं। किस तरह होता है, पॉलीएथिलीन जो है सेम, जिसे ये शापर नहीं होते हमारे कूड़े वाले और इस तरह की जो सब्जियों वाले, वो इससे बनते हैं पॉलीइथिलीन से, ठीक है। तो ये पॉलीइथिलीन किससे बनता है, ये भी इथीन से बनता है, ये देखें इथीन से बना है, इथीन है, इसी से बनता है। इसके पीछे आपने लिखना है N, ये मैंने लिख दिया था N, ठीक है, NCH2 वही अगेन, इसे जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाई हीट कैटलाइज्ड और प्रेशर के जो है ना बुनियाद में इसको पकाया जाता है तो ये बन जाता है कार्बन का एक बॉन्ड इधर और ये रह जाता है CH2 वैसी का वैसी, CH2 वैसी का वैसी, मगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि बॉन्ड मैंने अब एक लिखा हुआ है, दो नहीं है, पहले दो थे अब एक है, दूसरा बॉन्ड किधर गया, इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये लॉन्ग कार्बन की चेन बनने शुरू हो जाएगी और ये लंबा सा कार्बन जाएगा। आगे है एक प्रोसेस कंजुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि आपके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एंटर करते हैं सिंगल बॉन्ड्स के साथ। इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी डीलोकलाइजेशन आप हो जाती है। जब उसकी डीलोकलाइजेशन होती है सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेस हो जाती है, और जिसकी एनर्जी लेस होती है उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैंने इधर लिखा है they are more stable, यानी देखिए डबल बॉन्ड चेंज विद सिंगल बॉन्ड allow the pi electron delocalization over the atoms, less energy, so molecule more stable। इसकी एग्जांपल है बेंजीन, जहां भी ये दो नाम आएंगे ना बेंजीन और पेंटा 1,3 डाइईन, तो ये कंजुगेशन परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।